टीपीएस स्कूल सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत और वेलकम। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार विद्यार्थियों, शब्द जो होते हैं वो वर्णों से बनते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में देखा था वर्ण विचार, उसमें देखा था कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है और वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, इसकी परिभाषा देखें। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। परिभाषा में हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे नंबर 1 है कमल, इसके है कै धन मैं धन ले बराबर कमल। दूसरे नंबर पे देखें जैसे लाल, तो ला धन ले बराबर ला। तो ये कमल है और ये लाल है, ये क्या हो गए? शब्द हो गए। इनको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो बिल्कुल इजी सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और ये क्या हो गए? ये वर्ण हो गए। इनके मेल को हमने क्या कहा? शब्द कहे। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सार्थक शब्द और नंबर 2 है निरर्थक शब्द। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सार्थक शब्द और नंबर 2 पे है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब है ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक का मतलब निरर्थक का मतलब बेकार भी हम कह सकते हैं। उपयोगी और अनुपयोगी के नाम से भी अपन इनको जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थक शब्द की परिभाषा की। नंबर 1 है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द की हम परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकले, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकले, निश्चित अर्थ निकले, सार्थक शब्द कहे जाते हैं। सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द की परिभाषा हमने क्या देखी कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाएंगे, और इसका विपरीत हो गया निरर्थक, कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकले उनको निरर्थक कहेंगे। तो नंबर 1 है सार्थक। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकले उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे देखें नदी, पानी, चाय आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के बारे में देखते हैं। दूसरे नंबर पे है निरर्थक शब्द।
तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ना निकले, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ना निकले, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ न निकले, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक का मतलब होता है बेकार के, यानी कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ही नहीं निकलता है, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे बात करें लमप, कन्नम, गणप, अरम आदि। तो ये सारे के सारे जो हैं विद्यार्थियों, ये निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है सार्थक और निरर्थक शब्द क्यों, इनका मतलब निरर्थक शब्दों का हम अपनी बोली में क्यों प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी सोटी, रोटी क्या है? सार्थक। और सोटी क्या है? निरर्थक। रोटी का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन सोटी का अर्थ नहीं निकलता है, तो ये कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। और इन सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द जो है हमारी भाषा में इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि सार्थक शब्दों, कुछ सार्थक शब्द ऐसे होते हैं उनके साथ अगर निरर्थक शब्द लगा दिया जाए तो हम जो अपनी बात या हम अपने जो विचार हैं किसी दूसरे को कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे हम किसी को कहें कि भाई साहब रोटी छोटी खानी है, तो ये क्या हो गया? सार्थक के साथ निरर्थक शब्द जुड़ गया। आगे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द देख लिए हमने, दो प्रकार के हैं। आगे हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण की। आगे हम बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण या भेद यानी कि तीन प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 है व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 है व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति और उत्पत्ति। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति और है उत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो होती है उसका अर्थ तो होता है रचना और इसका अर्थ होता है जन्म। इनमें भी थोड़ा अंतर हमने देखा। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना और उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। आगे हम बात करते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हमने किया, 3 प्रकार के देखे, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब नंबर 1 की बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला जो है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यौगिक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है
तीन प्रकार के बताए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो नंबर 1 की बात करते हैं रूढ़ शब्द की। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बिल्कुल इजी सी परिभाषा है इसकी कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने क्या देखा कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते हैं उनको रूढ़ शब्द कहेंगे। और एक बात इसमें और है कि अगर इन शब्दों के खंड कर दिए जाएं, खंड करने पर या खंड करने पर या टुकड़े करने पर क्या होगा, कोई सार्थक शब्द नहीं निकले। यानी कि खंड करने पर या टुकड़े कर देने पर ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। रूढ़ शब्द की बिल्कुल सीधी सी और इजी सी परिभाषा हमने क्या देखी कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते, इसमें किसी दूसरे शब्दों का कोई सहयोग नहीं होगा, रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। और अगर इसका खंड कर दिया जाए या इनके टुकड़े कर दिए जाए तो वो शब्द जो होते हैं सार्थक की जगह निरर्थक हो जाएंगे। खंड करने पर या टुकड़े करने पर सार्थक की जगह क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। जैसे माता, लाल, पिता, माता, लाल, पिता, पानी, पानी, नाक, कान। तो जैसे है माता, इसके टुकड़े करेंगे माता, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, निरर्थक हो गए। और इन दोनों को जोड़ते ही क्या हो गया, माता, यानी कि वो कैसा शब्द हो गया, सार्थक हो गया। तो इसकी परिभाषा हमने देखी कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और इसके साथ जो शब्द किसी अन्य शब्दों के सहयोग से नहीं बनते तथा खंड करने पर या टुकड़े करने पर कैसे हो जाएंगे, वो निरर्थक हो जाएंगे। कौन से शब्द कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। एग्जाम्पल में हमने देखा माता, लाल, पिता, पानी, नाक, कान। अब इनके टुकड़े अगर हम कर दें, पिता और पी को अलग कर दें, ता को अलग कर दें, तो ना तो इसका अर्थ निकलेगा ना इसका अर्थ निकलेगा। तो ये कौन से शब्द होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। दूसरे नंबर पे आता है यौगिक शब्द। रूढ़ के बाद में दूसरा नंबर का है यौगिक शब्द। नंबर 2 की बात करें, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में देखते हैं कि जो शब्द अन्य शब्दों के सहयोग से बनते हैं, इसका विपरीत हो जाएगा। रूढ़ का विपरीत है, रूढ़ में तो अन्य शब्दों के प्रयोग करने से निरर्थक हो जाते हैं, और यौगिक शब्द जो होते हैं उनके मतलब जैसे व्याकरण की जो भी टॉपिक हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास जो भी हैं, उनसे जोड़ने पे रूढ़ शब्द बन जाते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द अन्य शब्दों के सहयोग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के सहयोग से बनते हैं, सहयोग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा बिल्कुल इजी है कि जो शब्द अन्य शब्दों के सहयोग से बनते हैं यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे
विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, दूध वाला, रसोई घर, दूध वाला, रसोई घर आदि। इसमें हमने क्या देखा, जैसे विद्यार्थी है, दूध वाला है, रसोई घर है। जैसे रसोई घर है, इनके टुकड़े करने पर भी इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यौगिक शब्द है। और रूढ़ शब्द में अलग अलग नहीं, टुकड़े करेंगे तो अलग अलग नहीं निकलेगा। जैसे माता का करें माँ और ता, इसका भी और इसका भी दोनों का ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें क्या है, रसोई धन घर, घर का अर्थ निकल रहा है, रसोई का भी अर्थ निकल रहा है। तो ये कौन से कहलाएंगे, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, कौन से, यौगिक शब्द। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे उपसर्ग, व्याकरण के जो टॉपिक हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि, समास आदि के प्रयोग से बनते हैं। इन्हें यदि हम टुकड़े भी कर लें, यानी कि शब्दों को अलग अलग भी कर लें, तो इनका अर्थ जो है वो आसानी से निकल जाता है। जैसे रसोई घर का, रसोई धन घर, इसके हमने टुकड़े कर लिए और अर्थ निकल गया रसोई घर। टुकड़े करने पे भी अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो ये कौन सा शब्द हो गया, यौगिक शब्द। अब तीसरे नंबर का है योग रूढ़ शब्द। तीसरे नंबर का जो शब्द है वह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जो हैं वो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द जो हैं वो कहे जाते हैं। जैसे पंक धन जय, पंक धन जय, इसका हो गया पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्म या जन्मा। कीचड़ में जन्मा तो पंकज हो गया, कीचड़ में जन्मा। गणेश, चारपाई, जलद, जल में रहने वाला, लंबोदर आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों की। दूसरा जो पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर, ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर था। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्द लिख देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर विद्यार्थियों शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा
कि शब्द जो हैं 4 प्रकार के हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन किया जाते हैं, तत्सम हो गए। तद्भव में हमने क्या देखा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तद्भव। देशज शब्द कौन से होते हैं कि अपने जो भी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, उनके द्वारा रचे गए, वहाँ के लोगों के द्वारा रचे गए देशज शब्द होंगे। और विदेशी शब्द का मतलब होता है विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, ये जो भी विदेशी भाषाएं हैं उनसे लिए गए शब्द। तो नंबर 1 की बात करते हैं, तत्सम शब्द। नंबर 1 है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में हम क्या देखेंगे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में चले आते हैं, या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में देखेंगे अपने, जैसे अग्नि, दुग्ध, मक्षिका आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। संस्कृत भाषा के शब्द हैं, हिंदी में जैसे कि तैसे आ गए, तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है तद्भव शब्द। नंबर दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में या हिंदी भाषा में आने पर, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आने पर जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या देखा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आने पर जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, दूध, मक्खी आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो तद्भव शब्द कहे लग जाते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं तत्सम तद्भव देशज शब्दों की। तीसरे नंबर का है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्दों की बात करते हैं कि जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा निर्मित होकर, जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, दोबारा से देखते हैं कि जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहे जाते हैं। इसमें क्या देखा कि जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के जो भी ग्रामीण हैं उनके द्वारा निर्मित होकर के हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में चले आते हैं, देश शब्द कहे जाते हैं। इनको क्षेत्रीय शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाना जाता है? क्षेत्रीय शब्दों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। ये जो हैं क्षेत्रीय शब्दों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखें, रोटी, बेटा, जूता आदि, ये सारे के सारे कौन से हैं? देशज शब्द। अब चौथे नंबर पे आता है विदेशी शब्द। चौथे नंबर पे अपन बात करें तो उसका नाम है विदेशी शब्द। नाम से भी स्पष्ट है, विदेशी का मतलब दूसरे देश से आए हुए जो भी शब्द हैं, यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हों उन्हें विदेशी शब्द कहेंगे। विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि विदेशी शब्द जो हैं दूसरी भाषा है, दूसरे देश की जो भाषा है उनसे लिए गए हैं। जैसे अपन बात करें स्टेशन, माचिस, दवा, डॉक्टर आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। विदेशी भाषा से इन शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में लिया गया है। अब कुछ तत्सम और तद्भव हैं। तत्सम और तद्भव, जैसे मक्षिका तत्सम शब्द है, इसका हो गया मक्खी। उष्ट्रे ऊंट। नासिका नाक। इसी प्रकार और भी अपन देखें, जैसे अक्सी आंख, अद आज, अश्रु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं देशज शब्द की। तीसरे नंबर का है देशज शब्द। देशज शब्द में एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रोटी, छोटी, पानी, वानी, थाली, जूता, चाचा, भैया, पेट, केला, बाजरा, कपास, गड़बड़ आदि। चौथे नंबर पे है विदेशी शब्द। चौथे नंबर पे है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से? जो दूसरे देश से लिए गए हैं, जैसे नकद, मौका, बावर्ची, अमरूद, दीवार, गुलाब, शराब, शादी, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, प्रोफेसर आदि। अब हम आगे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की। इसमें हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर जो 4 शब्द थे, 4 भेद थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हमने पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों की। आगे पॉइंट है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के
आधार पर शब्द भेद। तो विद्यार्थियों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है विकारी और दूसरा है अविकारी। नंबर 1 है विकारी, विकारी शब्द, और नंबर 2 है अविकारी शब्द। तो नंबर 1 विकारी शब्द की बात करते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसमें विकारी शब्द की परिभाषा हमने देखी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी इसका विपरीत हो जाएगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम देखें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, व्याकरण के 4 टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों जो हैं विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द हैं, चारों के चारों कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। जैसे क्रिया की बात करें, जैसे क्रिया जो है, कौन सी क्रिया? जैसे क्रिया देखते हैं जाता है। जाता है क्या है? एक क्रिया है। और इसमें क्या करेंगे? जाएगा, जाएंगे या गए। जाएगा, जाएंगे या गए। तो कहने का मतलब है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, तो इसमें जाता है क्रिया है, उसमें ये इस तरीके से परिवर्तन आ गए। तो ये कौन सा शब्द हो गया? विकारी शब्द। अविकारी शब्द में हमने क्या देखा? इसका विपरीत हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इसमें परिवर्तन आ जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, इन्हें हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अव्यय, इनको अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे जल्दी, पीछे, धीरे आदि जो शब्द हैं अविकारी होंगे। जल्दी, पीछे, धीरे, हाय आदि जो हैं वो कौन से शब्द होंगे? अविकारी शब्द। तो विद्यार्थियों, हमारा जो शब्द विचार है इसी के साथ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।